श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 35 और उससे आगे की चर्चा। षड्मनुनातु संपीड्य कालम तत्संधिभिः सह कल्पादि संधीन सार्धैव स्वत्मनस्तथा जुगानां त्रिघ्नं यातं तथा कृतयुगं त्विदं प्रोज्य सृष्टेस्ततः कालं पूर्वोक्ता विश्वसंख्यया सूर्याब्द संख्यया गेया कृतस्यान्ते गता अमी खय चतुष्क यमायाद्र अग्निशरनंद निशाकरा। यहाँ पर श्लोक संख्या 35 में 6 मेनुओं और उनकी 6 संधियों और कल्प की आदि संधि के काल को जोड़कर योग फल में वैवस्वत मनु के इसी तरह से श्लोक संख्या 46 में 27 युगों को तथा इस 28वें युग को जोड़ दिया जाए और उसमें सृष्टि के रचने में जैसा कि 24वें श्लोक में बताया गया है उसके अनुसार जितना समय लगा हो उतने समय को घटा दिया जाए। साथ में श्लोक संख्या 47 में जो बताया गया है जो शेष बचे वही वर्तमान सत्ययुग के अंत तक और सौर तक सौर वर्षों की संख्या होगी जिसका मान 195,37,2,0,0,0 है। यहाँ जैसा कि पिछले 22वें और 23वें श्लोक में बताया गया है उसी बात को यहाँ फिर से दोहराया जा रहा है। इन श्लोकों के विज्ञान भाष्य में कल्प के आरंभ से वर्तमान युग के सत्य युग के अंत तक के सौर वर्षों की संख्या जानने की रीति बताई गई है जिसका की मान 197,07,84,000 होता है। इसमें से सृष्टि के रचने के 170,64,000 सौर वर्ष यदि घटा दिए जाएं तो इसका शेष मान 195,37,2,0,0,0 होता है। इतने ही सौर वर्ष सृष्टि के आदि से सतयुग के अंत तक अभी तक बीते हैं। श्लोक संख्या 48, 49 और 50 के अनुसार अतः ऊर्ध्वम अमी युक्ता गतकालाब्ध संख्यया मासी कृता जुता मासई मधु शुक्लादिभिर्गतै पृथगस्थास्ते माशगना सूर्यमास विभाजिता लब्धादिमासे माशकैर्युक्तादिनी कृत्य दिनान्विता दुष्टातिथिक्षभ्यस्ता ताश्चान्दर्वाशर्भाजिता लब्धो न रात्रिरहिता लंका यामार्धरात्रिकः। श्लोक संख्या 48 के अनुसार जैसा कि ऊपर बताया गया है सृष्टि के आदि से सतयुग के अंत तक के सौर वर्षों में सतयुग के उपरांत जितने सौर वर्ष बीते हों उनको जोड़ लिया जाता है और उस योग फल में से इष्ट काल तक के सौर वर्षों की संख्या हमें ज्ञात होती है। इसके मास बना लें और इनको फिर 12 से गुणा कर दें। मासों की संख्या में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इष्ट काल तक जितने समय बीते हैं उसके मान को जोड़ दिया जाए। इसी तरह से श्लोक संख्या 49 के अनुसार इस संख्या को 2 स्थानों पर रखा जाए। एक को महायुग के अधिमासों की संख्या से गुणा कर महायुग के सौर मासों की संख्या से भाग दे दिया जाए। जो लब्धि आएगी वही सृष्टि के आदि से इष्ट काल तक के अधिमासों की संख्या होगी। इसी लब्धि को दूसरे स्थान में रखे हुए मासों में जोड़ दिया जाए। योग फल सृष्टि के आदि से इष्ट काल तक के चांद्र मासों की संख्या होगी। इसको 30 से गुणा कर अर्थात चांद दिन तथा तिथियां बना लेते हैं। इष्ट काल तथा वर्तमान मास की तिथियां बीती हो उनको जोड़ लो तो सृष्टि के आदि से इष्ट काल तक जितनी तिथियां बीती हैं उनका मान हमें प्राप्त हो जाता है। श्लोक संख्या 50 में इन तिथियों की संख्या को 2 स्थानों पर रख लिया जाए।
1 को महायुगीय 6 तिथियों की संख्या से गुणा करो और गुणनफल को महायुगीय तिथियों की संख्या से भाग दे दो। इससे जो लब्धि प्राप्त होती है वही सृष्टि के आदि से इष्ट काल तक की 6 तिथियों की संख्या होती है। इसको दूसरे स्थान में रखी हुई तिथियों में से यदि घटा दिया जाए तो जो शेष है उससे 1 कम लंका की अर्धरात्रि तक सावन दिनों की संख्या का मान हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जब यह जानना होता है कि इष्ट समय ग्रहों के स्थान क्या हैं, तब सबसे पहले यह जानना चाहिए कि सृष्टि के आदि से उस इष्ट समय तक कितने सावन दिन बीते हैं। जब सावन दिनों की संख्या मालूम हो गई तब त्रैराशिक के द्वारा ग्रहों का स्थान जान लेना सुगम होता है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सब ग्रह एक साथ थे और एक महायुग में वे कितने भ्रमण करते हैं तथा कितने सावन दिन होते हैं यह भी बताया जा चुका है। इसलिए जब महायुगी सावन दिनों के अमुक भगण होते हैं तब इष्ट काल तक के सावन दिनों में कितने भगण होंगे यह जान लेने से ग्रह का स्थान निकल आता है। इष्ट काल तक के सावन दिनों की संख्या जिसे अहरगण कहते हैं, जानने की रीति ऊपर के तीनों श्लोकों में बताई गई है। उदाहरण के लिए 1979 विक्रमी सम की बसंत पंचमी माघ सुदी पंचमी तक सृष्टि से कितने दिन बीते हैं, इसको जानने के लिए सृष्टि के आदि से सतयुग के अंत तक का मान, जो कि 195,200,000 सौर वर्ष है। त्रेता का मान 1296,000 सौर वर्ष है। द्वापर का मान 864,000 सौर वर्ष है। इस तरह से 1979 विक्रमी की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ तक 5023 का मान का सौर वर्ष हुआ। इस तरह से इसलिए सृष्टि के आदि से 1979 विक्रमी के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ तक 19558 वर्ष। इस तरह से 23 47 06 20 276 वर्ष सौर मास पूरा यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ तक 10 चंद्रमास होते हैं। इसलिए सृष्टि के आदि से 1979 के माघ सुदी प्रतिपदा तक 23 47 06 20 286 मध्यम मास। जब एक महायुग में 5 18 4 0 0 0 0 सौर मास होते हैं तब 15 93 336 अधिमास होते हैं। इसलिए 23 47 06 20 286 मध्यम मासों में अधिमासों की संख्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम 23 47 06 20 286 गुणे 15 93 336 डिवाइड बाई 5 18 4 0 0 0 0 बराबर 72 13 84 726 अधिमास हुए। इसलिए सृष्टि के आदि से 1979 विक्रमी की माघ सुदी 1 तक 24 19 20 0 5 0 1 2 चांद्रमास बराबर 7 25 76 0 1 5 0 3 6 0 तिथियां। इसलिए माघ सुदी पंचमी तक हुई 7 25 76 0 1 50 365 तिथियां। यहाँ पर 1979 विक्रमी में जिस समय मेष संक्रांति लगेगी उस समय पूरे होंगे। इसलिए इन्हें मध्यम सौर वर्ष या मास कहना चाहिए। परंतु एक महायुग में 5 34
33-33-6 चांद्रमास तथा 25-0-82-252 6 तिथियां होती हैं। इसलिए 24-19-20-05-012 चांद्रमासों में 6 तिथियों की संख्या 24-19-20-05-012 गुणे 250825 डिवाइड बाई 534-33336, तो उससे हमें जो मान प्राप्त होता है वह 11-35-60-18-76 इसलिए माघ सुदी पंचमी तक सृष्टि के आदि से सावन दिनों की संख्या 7, 14, 40, 41, 31, 604, माघ सुदी पंचमी पहले की अर्धरात्रि तक के आहरगण 7, 14, 40, 41, 31, 603। किसी समय तक के सावन दिनों की संख्या जानने का यह नियम बहुत ही कष्टप्रद है और तनिक सी भी भूल होने पर पूरा का पूरा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए व्यवहार में इतने बड़े समय की गणना नहीं की जाती, वरन इनको हम करण ग्रंथ और सारणियां जो बनी हुई हैं उनके द्वारा हम इसकी गणना सहज ही कर सकते हैं। इसलिए यदि स्वतंत्र गणना सुगम रीति से करनी हो तो यह तरीका भी अपनाया जा सकता है। यह बतलाया जा चुका है कि एक महायुग में 43,20,000 सौर वर्ष तथा 157,79,17,828 सावन दिन होते हैं। इसलिए एक सौर वर्ष में 175,79,17,828 डिवाइड बाई 43,20,000 सावन दिन अर्थात 365 - 258756481 सावन दिन हुए। जिस समय तक के आहरगण की संख्या जाननी हो वह जिस संवत में हो उसकी मेघ संक्रांति के दिन का आहरगण निकालना चाहिए। ऐसा करने के लिए एक वर्ष के सावन दिनों की संख्या को सृष्टि के आदि से इष्ट संवत तक के सौर वर्षों से गुणा कर दो। उपयुक्त उदाहरण में 1979 विक्रमी की मेष संक्रांति के दिन सृष्टि के आदि से 195-58-85-023 सौर वर्ष बीत गए हैं। इसलिए इस संवत के मध्य मेष संक्रांति के समय तक 365.2587564815 गुणे 195-58-85-023 सावन दिन अर्थात 7, 14, 40, 41, 31, 321.7700260745 सावन दिन बीत गए। परंतु स्पष्ट मेष संक्रांति मध्यम संक्रांति से 2.170694 सावन दिन पहले ही बीत जाती है। इसलिए यदि मध्यम मेष संक्रांति तक के आहरगण में से 2.170694 सावन दिन घटा दिए जाएं तो स्पष्ट मेष संक्रांति के समय तक 7, 14, 40, 41, 31, 319.5993 316,745 सावन दिन बीते। इसका सीधा सा अर्थ है कि सृष्टि के आदि से इतनी मध्यम सावन दिन बीतने पर 1979 विक्रमी की मेष संक्रांति लंका में हुई। इसलिए जिस दिन मेष संक्रांति थी उस दिन की आधी रात तक के आहरगण हुए 7, 14, 40, 41, 31, 320। अब देखना चाहिए कि मेष की संक्रांति से कितने दिन बाद बसंत पंचमी पड़ी। इसके लिए पहले यह जानना चाहिए कि मेष संक्रांति के दिन कौन सी तिथि थी। एक चंद्रमास बराबर 29.530 58794607 सावन दिन का होता है। इसलिए यदि मेष संक्रांति के आहरगण को इतने सावन दिनों से भाग दे दिया जाए तो जो लब्धि आएगी वह सृष्टि के आरंभ से मेष संक्रांति तक के बीते हुए चांद्रमासों की संख्या होगी। जो बचा है वह चालू चांद्रमास के सावन दिन होंगे। इस शेष को यदि 30 से गुणा करके गुणनफल को चांद्रमास के सावन दिनों से फिर भाग दिया जाए तो जो लब्धि प्राप्त होगी वह तिथियों की संख्या होगी। ऐसा करने से मेष संक्रांति के समय तिथि की संख्या 165, 25, 76 आती है
जो पूर्णिमांत गणना से वैशाख कृष्ण पक्ष 2 और अमांत गणना से चैत्र कृष्ण पक्ष 2 होती है। अब यह जानना चाहिए कि वैशाख बदी 2 से माघ सुदी 5 तक कितने सावन दिन बीते, इसलिए पहले यह देखना चाहिए कि इस समय कितनी तिथियां बीती हैं। वैशाख बदी 3 से माघ बदी 2 तक 9 चांद्रमास होते हैं, क्योंकि इस वर्ष कोई मास नहीं पड़ा, तथा माघ बदी 3 से माघ सुदी पंचमी के आरंभ तक अर्थात चौथ के अंत तक 17 तिथियां होती हैं। इसलिए मेष संक्रांति से मेघ सुदी 4 के अंत तक 9 × 30 + 17 तिथियां अर्थात 287 तिथियां बीती, परंतु 30 तिथियां बराबर 29.530587779607 मध्यम सावन दिन, इसलिए 287 तिथियां बराबर। तो 287 × 29.530587969467 × 1/30, इसलिए 282.509291350736 बराबर 282.51 सावन दिन स्थूल रूप से हमें यह मान प्राप्त होता है। परंतु मेष संक्रांति की अर्धरात्रि के अहरगण 7, 14, 40, 41, 31, 320, इसलिए सृष्टि से माघ सुदी 5 तक के अहरगण का मान 7, 14, 40, 41, 31, 60 02.51 अर्थात माघ सुदी पंचमी की पहली अर्धरात्रि तक 714, 40, 41, 31, 630 सावन दिन बीत गए हैं, जो पहली तिथि से निकाले गए अहरगण से आपस में मिलते हैं। इस गणना के लिए दशमलव के 11वें स्थान तक के अंकों को लेना पड़ता है, क्योंकि गुणक सृष्टि अब तक के सौर्य वर्षों की संख्या अरबों में है। यदि त्रेता या कलयुग के आदि से अहरगण निकालना हो, तो जिसके लिए आगे चर्चा की जाएगी, तो चांद्रमास और सौर मासों के सावन दिनों की संख्या 7 दशमलव स्थानों तक लेना ही पर्याप्त होता है। अब यह परीक्षा करना रह गया है कि यह संख्या शुद्ध है या नहीं। इसके लिए केवल यह जांचना पर्याप्त रहेगा कि सृष्टि से इतने दिनों के बाद कौन वार आरंभ होगा। यदि वार ठीक निकल आए या एक दिन का अंतर पड़े, तो समझना चाहिए कि अहरगण ठीक निकला है, नहीं तो अशुद्ध है। आगे इसकी चर्चा श्लोक संख्या 51 से 52 में की जाएगी। तब तक के लिए शुभम भूयात्, पुनः मिलावः। धन्यवाद।